नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है LK स्टडी। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में साइकोलॉजी के जो अधिगम चैप्टर है उससे संबंधित 15 क्वेश्चन हल करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्न हैं। पूरे विश्लेषण के साथ हल करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो बताओ दोस्तों, कौन सीखना समृद्ध कब हो जाता है? देखो, सीखना समृद्ध यानी समृद्ध का मतलब होता है स्थायी। यानी हमारा जो सीखना है, जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं सीखने के लिए, सीखना है वो स्थायी कब हो जाता है? स्थायी कब हो जाता है? जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को क्या बनाए? सुगम बनाए। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यह CTET लेवल फर्स्ट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। बता दो दोस्तों, कौन सा आंसर होगा इसका? देखो, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यानी सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कथन है जो शामिल नहीं है? अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। यानी अनधिगम का मतलब होता है जिसमें बालक ने कुछ ना सीखा हो। यानी आप गए क्लास में और आप पढ़ाते रहे और बालक ने कुछ भी ना सीखा हो, तो चलो एक बार, अब की बार नहीं सीखा तो अब की बार सीख जाएगा। ये अनधिगम भी क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया होता है। जैसे कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता का रास्ता होता है, ऐसे ही अनधिगम भी क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया होता है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ये आंसर बिल्कुल सही है इसका। करेक्ट आंसर बी। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान होता है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। यानी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है जहाँ पर अधिगम होता है। अधिगम तो किसी भी समय कहीं पर भी हो सकता है। बच्चा है जो अपने परिवार में भी सीख सकता है, समाज से भी कुछ सीखता है। ऐसा तो रही है कि जो कुछ उसने सीखा है वो विद्यालय में ही सीखा है। तो यह राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? ये RTET सेकंड लेवल 2011 में आया हुआ प्रश्न है। सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम, क्या कहा जाता है? बताओ तो साथियों। जिसमें बालक क्या कर रहा है? यानी दूसरों के व्यवहार को देख करके सीख रहा है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो इसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। इसका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये आपने नाम सुना हो अल्बर्ट बांडुरा, जिसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो वहीं से ये आया हुआ प्रश्न है जिसमें बालक क्या करते हैं? दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? ये छत्तीसगढ़ टेट सेकंड लेवल 2011 में आया प्रश्न है। कौन सा सीखना स्थायी कौन सा सीखना होता है? रटकर, देखकर, समझकर, सुनकर। यानी बच्चा रट करके सीखता है वो स्थायी होता है, या देख कर सीखता है वो स्थायी होता है, समझ करके सीखता है वो भी स्थायी होता है, या सुन करके सीखता है वो स्थायी होता है? बताओ दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही है। बच्चा यानी देख करके सीखता है तो वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है उसके लिए। अगर उसने किसी को एक बार देख लिया, जैसे आप भी कई बार अपने पुराने मित्र से 4-5 साल बाद मिलते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? कई बार बोलते हैं कि आपका चेहरा तो याद है लेकिन आपकी जो नाम है वो नहीं याद है। तो नाम तो सुना था, चेहरा देखा था, तो चेहरा याद बना रहता है, यानी स्थायी हो जाता है। हम जो कुछ देख लेते हैं वो है।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ये सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 में आया प्रश्न है। आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। यानी जो वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक हैं वो सीखने की किस कारक पर महत्वपूर्ण बल देते हैं? वाइगोत्स्की के बालक किससे सीखता है, ये पूछा है। तो बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक। वाइगोत्स्की ने किसने सामाजिक अधिगम पर बल दिया है? वाइगोत्स्की ने और अल्बर्ट बांडूरा ने। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ये सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो बताओ दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका? बैठने की उचित व्यवस्था, यह तो विद्यार्थी से संबंधित है, ये तो नहीं होगा। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, यानी शिक्षण अधिगम संसाधन यानी स्कूल में हमारे में TLM है कि नहीं, और ABL किट है कि नहीं, और सीखने के क्या क्या साधन है, तो ये विद्यालय से संबंधित है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। विषय वस्तु कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, कठिन है कि सरल है, तो ये किससे? पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। विषय वस्तु में प्रवीणता, यह शिक्षक से संबंधित है। यानी कि विषय वस्तु में प्रवीणता, विषय वस्तु में कितना निपुण है शिक्षक, कितना जानता है, तो यह शिक्षक से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो निम्नलिखित में सीखने का कौन सा क्षेत्र है? आनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। कौन सा है सीखने का क्षेत्र? बता दो इसको एक बार, कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर है आनुभाविक। यानी कि अब अधिगम की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? अभ्यास और अनुभव के द्वारा प्राप्त किया गया अधिगम क्या होता है? स्थायी होता है। इसे ही क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। तो सीखने का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? आनुभाविक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बालक बुद्धिमान नहीं है, बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, बालक को अनुशासित करने की ज़रूरत है। यानी बालक जब ऊबने लगता है तो यह किस बात का संकेत देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जैसे मशीन होती है, मशीन बार बार उसमें एक ही काम बार बार होता रहता है। कई बार आपने देखा होगा मशीन होती है तो उसमें क्या है, एक ही बार 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 वही काम होता रहता है। ऐसे ही बालक को अगर एक ही काम बार बार करवाते रहोगे तो वो क्या है? ऊबने लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? ये पूछा है इसमें। सीटेट लेवल सेकंड 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? तो उससे क्या होता है, अगर जो बड़े अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी हैं, जो होशियार व्यक्ति हैं, वे क्या है अपने से छोटी उम्र के जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? उच्च नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास कैसे होता है? जैसे अब वो अगर बड़े विद्यार्थी हैं वो छोटे विद्यार्थियों की मदद करते हैं तो ये गुण क्या है? छोटे विद्यार्थियों में भी चला जाएगा और उनका क्या है? नैतिक विकास होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10।
यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ये छत्तीसगढ़ टेट लेवल फर्स्ट 2011 का आया हुआ प्रश्न है। मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। यानी कोई बालक है वो सी को तो डी पढ़ रहा है और डी को सी पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ये लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, लर्निंग डिजीज़ होती हैं, अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। यानी पठन संबंधी विकार होता है वो डिसलेक्सिया, और जो लेखन संबंधी होता है यानी गलत बच्चा लिखने में गलती करता है तो उसे क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। और जो गणित की गणनाओं संबंधी होता है उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। देखो अगला क्वेश्चन, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। बिहार टेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। सीखने से संबंधित, सीखना व्यवहार में परिवर्तन, सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा सीखना केवल विद्यालय में होता है, यानी यह सीखने से संबंधित तथ्य नहीं है। सीखना विद्यालय में नहीं होता है, सीखना तो कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीखना केवल विद्यालय में होता है। देखो अगला क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी उत्तरोत्तर क्या होता है? लगातार सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ प्रश्न है। यानी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसने कहा है? क्रो एंड क्रो, पियाजे, स्किनर, कोहलर। तो यह अधिगम की परिभाषा है, ये किसने दी है? स्किनर ने। सीखना है वो हमारे व्यवहार में लगातार सामंजस्य की क्या है? प्रक्रिया है। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम यानी सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ये छत्तीसगढ़ सेकेंड लेवल 2011 में आया हुआ प्रश्न है। हमारा जो सामाजिक अधिगम है वो आरंभ कहाँ से होता है? कब से हमारा सामाजिक अधिगम होने लग जाता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो हमारा जो सामाजिक अधिगम है वो अलगाव यानी दूर होने से तो रहता नहीं है कि हम समाज से ही दूर हो जाएं, तो उससे सामाजिक अधिगम होगा? नहीं होगा। भीड़ से भी नहीं होता है, ना श्रव्य दृश्य सामग्री से होता है। ये कैसे होता है? संपर्क से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संपर्क यानी वह अपने परिवार वालों के, अपने माता पिता के और अपने जो रिश्तेदार हैं उनके संपर्क में आता है, तो उसे क्या है? सामाजिक का ज्ञान होने लगता है कि समाज हमारी कैसी है, सामाजिक अधिगम होने लगता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ये छत्तीसगढ़ टेट सेकेंड लेवल 2011 का प्रश्न है। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, एटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ये अंग्रेजी शब्द है। ऑटिज्म, ये भी अंग्रेजी का शब्द है, जो साइकोलॉजी में ऑटिज्म होता है वो। तो दोस्तों बताओ, विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है यानी मानसिक मंदता, इसमें क्या आएगा आंसर आपका? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, यानी अधिगम संबंधी क्या है? कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 15, व्यवहारवादी विचारक हैं। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ प्रश्न है। व्यवहारवादी विचारक हैं यानी व्यवहारवादी। देखो मनोविज्ञान में कई विज्ञान आए, जैसे मनोविज्ञान का उदय हुआ तो सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और एक था कौन? डेकार्ते। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ते, ये तीनों ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान है वो क्या है? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान नाम का तो शब्द ही नहीं आया, पहले क्या आया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, विज्ञान। फिर उसके बाद आते हैं आपके पंपोनोजी। तो पंपोनोजी क्या कहते हैं कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेके आते हैं। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, लेकिन मस्तिष्क का विज्ञान।
फिर उसके बाद आते हैं आपके ये कौन, विलियम वुंट, जो कहलाते हैं चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान लेके आते हैं। अब देखो, अगर मनोविज्ञान है तो अब मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान में पीछे विज्ञान शब्द जुड़ा है, तो उस पर विज्ञान में तो प्रयोग किए जाते हैं, नए नए प्रयोग किए जाते हैं। अब ये देखो, आत्मा, आत्मा क्या होती है, अमूर्त होती है। तो आत्मा का विज्ञान, आत्मा क्या होती है, अमूर्त होती है, जिस पर प्रयोग नहीं करते, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो ये आत्मा के विज्ञान की जो परिभाषा थी वो भी क्या हो गई, फेल हो गई, और इसे नहीं मानने की, ऐसे कर। फिर आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, जो कौन लेकर आए थे, पंपनौजी। तो मन या मस्तिष्क भी क्या होता है, अमूर्त होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इस पर प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये भी फेल हो गई। ऐसे ही चेतना भी हो गई इसी कारण से। फिर लास्ट में आता है क्या, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान यानी साइकोलॉजी है, उसे क्या कहते हैं, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो जिसे कौन लेकर आए थे, वॉटसन, जे.बी. वॉटसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।